Good evening. Thank you. Introduce yourself, Dr. Naeem. Sir, I have done BTech in Civil Engineering from Jamia Millia Islamia in 2015. Then I did my ME in Structural Engineering in 2017. After that, I am preparing for the civil services and have appeared mains BPSC 63rd mains in 63rd. And I'm here present for 64th BPSC interview before you. My optional is mathematics and I like to play cricket and chess. I also like to spend time with my family and friends, and I also go road trips with them, and I love to be involved in social services. MTech, you done MTech in 2017. Yes. There onward you were preparing for civil services. Other than this 63rd, do you have any achievement in civil services? Sir, I have appeared 63rd mains and I have also appeared BPSC Assistant Engineer mains. A. Yes, sir. And Yes. स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की बात की क्या होता है? सर, ये सिविल इंजीनियरिंग का एक सब ब्रांच है जिसमें हम स्ट्रक्चर्स के डिज़ाइन और उसके एग्जीक्यूशन पे ध्यान देते हैं। अभी गांधी सेतु जो है उसमें नया एक ट्रस्ट सिस्टम लगा है, क्या खासियत है? सॉरी सर, अभी अवेयर नहीं है इसके। ट्रस्ट सिस्टम क्या होता है? सर, ट्रस्ट सिस्टम बेसिकली स्टील स्ट्रक्चर का पार्ट है जिसमें हम जो लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है वो हर एक मेंबर पे लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है, हर एक जॉइंट पे उसका डिस्ट्रीब्यूटेड होता है लोड, तो जिसकी वजह से हम ज़्यादा लोड, वो जो ब्रिज बनता है वो ज़्यादा लोड बियरिंग हो सकता है, उस पर ज़्यादा लोड दिया जा सकता है और ज़्यादा उसका लाइफ स्पेन ज़्यादा होता है। सर, आयरन का इलास्टिसिटी और अगर ये कंक्रीट का देखेंगे, दोनों में स्टील और कंक्रीट दोनों का इलास्टिसिटी में किसका ज़्यादा होता है? इलास्टिसिटी कंक्रीट का ज़्यादा होगा। ज़्यादा कंक्रीट का होगा। सर, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट। मैलेबल कौन होता है? मैलिएबल स्टील हुआ। ज़्यादा प्रेशर कौन सहेगा? सर, अगर टेंसाइल प्रेशर की बात करें तो स्टील सहेगा, लेकिन अगर कंप्रेशन में देखें तो कंक्रीट ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी सह सकता दोनों है। में लॉन्गेविटी जो ब्रिज बनता है, दोनों में लॉन्गेविटी किसका ज़्यादा रहेगा? सर, अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ देखें तो स्टील का रहेगा। ये बना है ब्रिज, यस। तो 87 में बना, आई थिंक 93 से वो उसका मरम्मत शुरू हो गया था। 82 तो उसका क्या कारण हुआ होगा कि अभी जो ट्रस्ट सिस्टम से बनाया है वो बोल रहा है 50 ईयर्स एटलीस्ट मेंटेनेंस फ्री रहेगा, क्या डिफरेंसेस है? ये चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कॉस्ट पर्पस से। सर, स्टील स्ट्रक्चर का कॉस्ट ज़्यादा लगता है, इनिशियल कॉस्ट, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो उसका ज़्यादा फ़ायदा है। एज एन इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं इस कॉस्ट को हम, क्योंकि स्टील स्ट्रक्चर, सर स्टील महंगा होता है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसमें लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है किसी भी स्ट्रक्चर का, और जो लोड होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हर एक मेंबर पे। तो जो पहले महात्मा गांधी सेतु था वो कंक्रीट स्ट्रक्चर था, उसमें एबटमेंट्स लगा हुआ था, तो जिसकी वजह से जो लोड था वो सिर्फ उसके पियर्स पर आ रहा था, जो कॉलम्स है। तो अभी जो लोड होगा वो हर एक मेंबर पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसके वजह से किसी एक मेंबर पे लोड नहीं आने की वजह से कहीं पे रप्चर नहीं आएगा और वो टूटने का जो एक प्रोबेबिलिटी है वो कम होगा। Okay. If you have been appointed as an SDM and you have been deputed for any flooded area and being a civil engineer also, how will you control this situation? Flood control. So first of all, I will see the status of the and condition of the dams and embankments which are built on the river channels, and the conditions of the siltation in the rivers, which are the major concern for the floods. And also in the 11th hour, yes. what you can do, because no construction can be possible at 11th hour. So it may possible embankment will be ruined midnight, and you have been deputed. So any emergency services, what possible emergency services you can offer? So the possible emergency services may be that I will take the people who are affected with the flood,
I will identify them and take them to the safer places. First, I will prioritize whom to take first. Then I will try to provide with my help of my subordinates the food and other basic needs that are essential for the people who are there. And then I will monitor the repairing work of the dams and embankments. So you have good qualification in the combination of mathematics and civil engineering. So it will be a bit different. Whatever you have elaborated, that is common. But if you say you have a special edge of mathematics and civil engineering, what would be different? Sir, as having mathematics as my optional, I can use the resources very efficiently and optimally. Because the main problem in administration and police in these days, as the United Nations report also has suggested, that at 450 persons there is the need is at 450 persons one police personnel is needed. But in India it is 712 persons, then one police officer, police personnel. With the help of mathematics, I can use the resources very optimally, use the manpower and both the natural resources very efficiently. This will be my major contribution. And as a civil engineer, I can monitor the work both in having preventive measures and also curative measures. Like in preventive measures, I will monitor the dams and embankments condition and the drainage system in the urban areas. That is major reason of flood in urban areas, the waterlogging and other problems. This can also be attributed to my knowledge of civil engineering. Also the bad conditions of roads and the high-rise structures and other structures can be solved with the help of my civil engineering knowledge. Last 2 years we have seen Yes. heavy waterlogging in Patna. Give me two best idea which can be opted by government to avoid such circumstances. The very simple and best idea that can be adopted and that must be adopted is the proper maintenance of the sewerage system and proper design of the sewerage and drainage system of the city. And before the occurrence of flood, because we know the rain pattern in Bihar, that when the monsoon arrives, कितना है रेनफॉल फॉर कितना है अपने यहाँ बिहार में? 112 सेंटीमीटर. Are you sure today? Hmm? Are you sure? Sir, I'm not so sure, but as I remember, it is 112 centimeter average rain. Yes, yes. This is a yes, yes. The average, Yes. average What is is always in lower limit. 899 millimeter. That means अच्छा, कोई ऐसा मॉडल है आपके पास, आपको मतलब इंजीनियरिंग फील्ड से है, जिससे कि बाढ़ का कोई परमानेंट सॉल्यूशन हो जाए? हमारे यहाँ हर साल बाढ़ आती है, बहुत नुकसान करती है। सर, एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि पहले तो सर हमें इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी इसमें ध्यान देना होगा. नेपाल से अगर हम अच्छा रिलेशन रखते हैं और वहाँ जो हाई राइज डैम्स बना रहे हैं वो उससे हम समझौता करते हैं कि वो नहीं बनाए, तो उसके वजह से जो वो वाटर का डिस्चार्ज कर देते हैं जब उनके पास मॉनसून आता है. नेपाल में कोई हाई डैम बना है? सर वो बना रहे हैं अभी. बाल्मीकि ने बैराज किसने बनाया? सर इंडिया बना है. इंडिया बनाया. चलिए. यस सर, एक तो ये हो सकता है. दूसरा सारा सिचुएशन को आप देख रहे हैं. Yes, sir. नेपाल से थोड़ा सा रिलेशन में हमारा गड़बड़ है. हमारी सारी नदियाँ बिहार में आने वाली गली से निकलती है. यस सर. तो इसको दिमाग में रखते हुए कोई ऐसा मॉडल बताइए जिससे कि हम इसको परमानेंटली सॉल्व कर सकें. सर एक सॉल्यूशन तो होगा कि हम नेपाल से अच्छा रिलेशन रखें. दूसरा है कि हम क्योंकि हमारे जो बाढ़ का मेजर प्रॉब्लम है वो नॉर्थ बिहार में है. अगर हम नॉर्थ बिहार में एक खास चीज़ देखा जाता है कि प्लेन एरिया है और हायर एल्टीट्यूड जगह नहीं है वैसा, और सारे रिवर्स पैरेलल फ्लो कर रहे हैं. अगर हम गंडक से देखें और इधर महानदी तक देखें तो अगर हम इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर कर दें तो उससे जो एक्स्ट्रा मतलब जो प्लेन एरिया में जब बाढ़ आता है और जो ओवरफ्लो होता है रिवर का, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. और दूसरा फ़ायदा उससे ये होगा कि जो इरिगेशन. यस सर, ये जो इस एरिया का लैंड वो तस्तरी आकार का है. यस ठीक है ना, और लोअर लैंड है, कहाँ पर उसको पानी को आप इंटरलिंक करके कहाँ निकालिए? सर जो भी रिवर्स है वो पैरेलल है,
हाँ, ठीक है। नॉर्थ बिहार में। हाँ। अगर हम एक तो नॉर्थ बिहार को ही रखिए। यस सर, अगर हम नॉर्थ बिहार की बात तो करें बिहार कैसे समस्या है? तो यस सर, अगर हम उसमें रिवर चैनल्स बना दें यहाँ से मतलब बिल्कुल किशनगंज तक, ये सब तो फ्लडेड एरिया रहता ही है। यस सर। पानी तो यहाँ कमी होगी नहीं, क्योंकि तस्तरी आकार का पानी तो यहाँ जमा होगा। जब तक यहाँ Yes, से कहीं दूसरी जगह पे जहाँ ड्रॉट एरिया होगा वहाँ नहीं करेंगे तो कैसे होगा ये? नहीं सर, इसका सॉल्यूशन है। जैसे कि हम एंशिएंट पीरियड में भी देख रहे थे कि जो मैन मेड पॉन्ड्स और जो लेक्स था वो बाढ़ को कंट्रोल करने में काफ़ी इफेक्टिव हुआ करता था। अगर हम वाटर चैनल्स बना दें बीच में, जो इरिगेशन में भी उसका वाटर यूज़ हो रहा है, तो तश्तरी आकार का, ये आपने बिल्कुल सही कहा सर, तो उस जो बीच में वैली जैसा बनेगा उसमें जितना भी वाटर एक्स्ट्रा आ रहा है वो उसका सारा वही वाटर जाएगा और वो वाटर फ्लो करके आपको क्या रिवर्स लगता में है मिल कि जाएगा। इतने दिन से जो प्रशासक हैं, जो इंजीनियर हैं, वो बेवकूफ हैं उस तरह के इंटरलिंकेज की बात नहीं कुछ रहते हैं? सर उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स में। जैसे चैलेंजेस है कि बहुत ज़्यादा इनिशियल कॉस्ट चाहिए, लेकिन इसको हम लोग एज एन इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। और दूसरा चीज़, जो हायर एल्टीट्यूड पे हम पानी चढ़ाते हैं उसके लिए इसमें जो हम पावर का भी बहुत कंजम्पशन होता है। तो लेकिन यहाँ पे है नॉर्थ बिहार में हायर एल्टीट्यूड जगह वैसा है नहीं, तो प्लेन एरिया है। वही चीज मैंने कहा कि जब Yes, इंटरलिंकेज कैसे हो सकता है, क्योंकि आप पानी को कहीं तो सप्लाई करेंगे तभी तो यहाँ से हटेगा। जब बिहार सरकार बार बार क्वेश्चन उठाती है कि फरक्का बैराज के बनने से यस सर। हमारे यहाँ बाढ़ की समस्या भी आ गई, गंगा नदी का स्पीड भी कम हो गया, तो इसके बारे में आप बताइए कुछ। इस फरक्का बैराज बनने से एक सबसे मेन जो कमी हुआ, रिवर का जो नेचुरल फ्लो है वो कंस्ट्रिक्ट हो गया, वो रेस्ट्रिक्ट हो गया, जिसकी वजह से सिल्टेशन का प्रॉब्लम, जो सिल्ट का जमा होना हुआ वो बहुत ज़्यादा होने लग गया। क्योंकि जो नेचुरल फ्लो था रिवर का वो तो वाया बांग्लादेश निकल रहा था, लेकिन हमें वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर में पानी चाहिए था, जिसकी वजह से हमें बहुत इकोनॉमिकल बेनिफिट भी था और बाकी और भी बेनिफिट था। तो जिसकी वजह से हमें सर इकोलॉजी में बहुत तरह का नुकसान भी देखना पड़ा। तो सिल्टेशन की वजह से भी बिहार में बाढ़ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सिल्टेशन का कोई सॉल्यूशन है आपके पास? सर सिल्टेशन का एक सॉल्यूशन है कि स्काउरिंग किया जाए, मतलब सिल्ट को निकाला जाए टाइम टू टाइम। और दूसरा है कि जो बैराज है उसमें गेट्स को हम प्रॉपरली डिज़ाइन करें सिविल इंजीनियरिंग के कंसेप्ट में। यस। एक जहाज आता है, उसके माध्यम से सीट को सब करके निकाला जाता है। यस सर, वो स्काउरिंग का कंसेप्ट उस है। जहाज का नाम बताइए, क्या कहा है? सॉरी सर, अभी नहीं पता। तो आपका प्रायोरिटी क्या है, जॉब प्रायोरिटी? बिहार पुलिस सर्विसेज, देन बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, बिहार फाइनेंस सर्विसेज। पुलिस is known as corrupt or senseless organization these days in Bihar. आप उसी को चॉइस करते हैं, इस तरह की आप डेवलपमेंट की सोच रखते हैं? सर मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ सर, क्योंकि बिहार अभी एक रिसेंट रैंकिंग आया था नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का, जिसमें बिहार पुलिस में बिहार करप्शन के मामले में 23rd रैंक पे है ओवरऑल में। तो ये बहुत अच्छा पोजीशन है। तो अपने यहाँ 1 लाख पर कितना एवरेज क्राइम हो रहा है बिहार में? सॉरी सर, अभी नहीं पता। इंडिया का कितना है? सर इंडिया का 350 है अप्रॉक्स और बिहार का 222 है कम्युनिटी पुलिस अप्रॉक्सीमेट। दोनों इससे ज़्यादा है। यस सर। कम्युनिटी पुलिसिंग क्या होता है? सर कम्युनिटी पुलिसिंग हुआ कि जिसमें हम पुलिसिंग के लिए, मतलब जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए हम कम्युनिटी के लोगों को इन्वॉल्व करें और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में वो लोग हेल्प करें। अच्छा, पुलिस सर्विस की या पुलिस के जो ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए हैं, इसके 5 ऐसे चैलेंजेस बताइए इसको बराबर फेस करना पड़ता है, जिससे बहुत एग्जॉस्टिंग, वो सब 5 चैलेंजेस बताइए और उसको आप कैसे उससे आप हैंडल करेंगे? सर पुलिसिंग में एक मेजर चैलेंज है, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जो यूनाइटेड नेशंस का रिपोर्ट भी कहता है कि 450% पे एक होना चाहिए, तो यहाँ पे 712% पे एक है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसकी वजह से वर्क आवर्स पुलिस पर्सनल्स का फिक्स्ड नहीं है और उनको और वेपन्स का मॉडर्नाइजेशन, जो कई कमिटीज़ का रिकमेंडेशंस भी है, जैसे शिकतकर कमेटी भी बोला है कि वेपन्स का मॉडर्नाइजेशन हो, और पुलिस मॉडर्नाइजेशन में धर्मवीर कमेटी का भी रिकमेंडेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने भी रिकमेंडेशन दिया है। तो ये सब अगर रिकमेंडेशंस को हम मान लें, जैसे स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाने की बात हुई है, और आईजी रैंक के ऊपर अगर हम टेन्योर फिक्स कर दें
तो ये भी एक अच्छा रिकमेंडेशन है, जिसकी वजह से जो पॉलिटिकल प्रेशर है पुलिस में वो भी दूर होगा। तो जिसकी वजह से जो पुलिस पर्सनल्स डिप्रेशन में भी अभी आ रहे हैं और बहुत तरह का अभी न्यूज़ सुना जा रहा है, जैसे तमिलनाडु में रिसेंटली एक हुआ भी न्यूज़ सुनने में आया दरभंगा जिला में एक सुना गया, यस एक सिपाही ने गोली मारी, यस क्या उसका केस था? सर इसके बारे में मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कि क्या केस था, लेकिन उसका रीज़न मोर और लेस यही है, जो आज के टाइम पुलिस डिप्रेशन में जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि उनका वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है, उनका वर्क कल्चर ठीक नहीं है और उनका लिविंग कंडीशंस अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से उनका जो मेंटल बैलेंस है वो बिगड़ रहा है और वो प्रेशर को झेल नहीं पा रहे, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हो गया। जो जनधन योजना के बाद बैंकिंग से गांव के जो दूरदराज आदमी हैं, जो पढ़े लिखे भी ज़्यादा नहीं, वो भी जुड़ गए हैं। अभी साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा होता है। अरे डीएसपी आप क्या करेंगे इसको रोकने के लिए? सर एज ए डीएसपी और मैं एज ए सिविल इंजीनियर, क्योंकि मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है, तो मैं टेक्निकल चीज़ों को समझता हूँ और क्रिटिकली एनालाइज करने की क्षमता रखता हूँ, और मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो यूज़ हो रहा है और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को भी मैं कुछ हद तक समझता हूँ, तो जिसकी वजह से मैं पर्सनली भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ साइबर क्राइम को मॉनिटर करने के लिए। उसके लिए स्पेशल सेल्स का गठन किया जा सकता है अपने लेवल पे, अपने अंडर, और जहाँ पे अगर और जैसे सोशल मीडिया पे जो क्राइम हो रहा है उसको हम बैक ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा है, और उस लेवल पे जाके अगर हम इसको रोकें तो ये आगे नहीं होगा। और जैसे ब्लॉकचेन में भी डिसेंट्रलाइज लेवल पे हो रहा है क्राइम, तो उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं। ये सीए का नाम सुना है ना? यस सर। सीए के लिए जो विरोध हुआ था, काफी इंडिया वाइड हुआ था, इस विरोध को आप किस रूप में देखते हैं? सर ये विरोध, जैसा कि मुझे सुनने में आया और मैंने देखा कि ये विरोध एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व थे। उनका ये कहना था कि सीए एक बहुत ही वेलकम मेज़र है, लेकिन उसमें अगर एक कम्युनिटी को छोड़ दिया गया तो जो भारत का एक कंसेप्ट है धर्म पंथ निरपेक्षता का, उसमें ये फॉलो नहीं कर रहा है, बल्कि और जैसा आपका क्या मानना है, उनकी दृष्टि सही थी? सर मेरा ये मानना है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, तो अगर एक समुदाय के लोगों को छोड़ा जा रहा है तो उन्हें इंक्लूड कर लिया जाता तो ये बेहतर होता है। लेकिन एक चीज बताएं, यस जो प्रोविजन है तो किसके लिए प्रोविजन, किसको दिया जा रहा है? ये सर जो एक तो किसी को देना तो नहीं जा रहा, किसको दिया जा रहा है? सर ये जो हमारे पड़ोसी देश में जो भी लोग वहाँ पे प्रताड़ित हो रहे हैं, ये उनके लिए, जो वहाँ के ये माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए दिया जा रहा है। और सर ये हमारे उपनिषद में भी है अतिथि देवो भव का कंसेप्ट और वासुदेव कुटुंबकम का, तो हम अगर इसे फॉलो कर रहे हैं तो ये एक भारत का जो वैल्यूज़ है उसको रखता है। आप ये समझ रहे हैं? यस क्या जो कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी की बात की जा रही है, क्या पाकिस्तान में वो माइनॉरिटी में है? सर ये सिर्फ क्या बांग्लादेश से माइनॉरिटी में है? क्या अफगानिस्तान में माइनॉरिटी में है? सर अगर जैसा कि जो ऊपर जो इसका हिस्सेप है कि वी हैव टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी क्लासेस, है ना, तो माइनॉरिटी क्लासेस को दी गई, इस तीनों जगह पर तो वो माइनॉरिटी नहीं, जिस आप कम्युनिटी की बात करें, माइनॉरिटी है क्या वहाँ पे? नहीं सर, पाकिस्तान में अगर ओवरऑल मुस्लिम्स की बात कहें तो वो माइनॉरिटी में नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक सेक्ट है अहमदिया मुस्लिम्स जो माइनॉरिटी में है, और कहा जाता है उन लोगों का अपना कहना है कि वो लोग भी वहाँ प्रताड़ित हो रहे हैं। किसी भी मूवमेंट, जो उतने मूवमेंट हुए थे, किसी ने ये कहा कि अहमदिया को नहीं मिला इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं? उसने कहा कि कम्युनिटी को नहीं मिला, ठीक है ना? तो जो आधार है पंथ निरपेक्षता का जो आधार है, क्या भारत ने किसी कम्युनिटी पर प्रतिबंध लगाया है भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए? जैसे अदनान सामी ने नागरिकता प्राप्त की, क्या इस तरह की नागरिकता पर प्रतिबंध भारत ने लगाया है? नहीं सर, जैसा कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में इस पार्ट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप का सारा प्रोसीजर बताया गया है, नेचुरलाइजेशन का जो प्रोसेस है, तो अभी भी सिटीजनशिप कोई भी ले सकते हैं नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से, लेकिन उसमें ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, ये सर जो पहले का सिटीजनशिप एक्ट है उसमें अमेंडमेंट किया गया है,
और इस अमेंडमेंट के बाद जो नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस है ये इसके लिए टाइम फ्रेम कम कर दिया गया है। तो जो पर्टिकुलर कम्युनिटी का जो मानना था जिसकी वजह से विरोध हो रहा था वो ये बस कह रहे थे कि अगर एक कम्युनिटी को छोड़ दिया गया है तो उन्हें भी इंक्लूड कर लिया जाए तो ये बेहतर है। कम्युनिटी की बात नहीं है, ये माइनॉरिटी और मेजोरिटी की बात नहीं। वो मेजोरिटी वहां पर थे, वो प्रताड़ित नहीं हो रहे थे। विरोध जायज आपको लगता है या नाजायज लगता है वो पूछ रहे हैं। ये जो विरोध था वो जायज था या नाजायज था? कॉन्स्टिट्यूशनली मोड़ गए सर। कॉन्स्टिट्यूशनली अगर कहें तो ये विरोध जायज़ कहा जा सकता है क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्ट करने का हक फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 19(1) क्लॉज ई में दिया गया है। और लेकिन अगर हम इसे वायलेंट करते हैं तो ये नाजायज़ होता है क्योंकि it is not legal constitutionally also, because if your matter is domestic then you can protest silently or peacefully, but this matter was internationally and you are pressurizing your government to give citizenship to outsider people and whose absorption capacity is on limitation. If you will enhance other than this criteria, so whichever have been included in the CA, they are below 25 lakhs. If you will include all those whosoever are being claimed, it will cost you 2 crores. So you are already on population blast and you are adding additional 2 crore. So it will be national threat as well as resource threat. So another country will also promulgate this process like Myanmar and other countries, whosoever is populated. So it will be a national threat and finally it will be means complete illogical and brazen. So you cannot curb. कॉन्स्टिट्यूशनली व्हाट इज द उसमें क्या गड़बड़ी आपको नजर आई उसमें कॉन्स्टिट्यूशनली? एक तो ठीक है, राइट है उनको दिया हुआ है तो उसका उन्होंने कहा है। कॉन्स्टिट्यूशनली जो एक्ट लाया गया उसमें क्या गड़बड़ी नजर आई? सर कॉन्स्टिट्यूशनली ये बिल्कुल सही है लेकिन ये उस पर्टिकुलर कम्युनिटी जो मेनली प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये उनका जो पक्ष है, मैं जैसा मैंने स्टडी किया मैं वो बता रहा हूँ, लेकिन ये मेरे हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनली बिल्कुल सही है। अच्छा चलिए, एनआरसी का नाम सुना? यस। विश्व का एक ऐसा देश बता दीजिए जहां एनआरसी लागू नहीं है। सॉरी सर, क्योंकि एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है, किसी भी कंट्री का एक रजिस्ट्री होना चाहिए सिटीजनशिप का। भारत एकमात्र देश है जहां एनआरसी लागू नहीं है। यस सर। ठीक है, ये एनआरसी का विरोध क्यों? सर एनआरसी जहाँ तक मुझे लगता है कि ये बहुत ही वेलकम स्टेप है क्योंकि किसी भी कंट्री का एक नेशनल रजिस्ट्री होना चाहिए सिटीजनशिप का कि कौन वहाँ के सिटीजन है, तो उस हिसाब से जो स्कीम्स का फॉर्मुलेशंस होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है वो बेहतर तरीके से हो पाएगा। गुड गुड, क्योंकि इस आंदोलन में ये कहा गया कि हम इसलिए विरोध कर रहे हैं एनआरसी ला करके क्लास मैंने कम्युनिटी को सप्रेस किया जाएगा या साइड में भेज दिया जाएगा, इस तरह की सोच थी। तो और इसका भी एक मोटिव था कि एनआरसी इज द मेन रीजन। ठीक है, और मैंने इसलिए पूछा आपको कि एनआरसी ऐसा कोई देश है जिसकी एनआरसी नहीं है? नहीं, तो वही मैं कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा कोई देश इस तरह पता नहीं है की कि जो नहीं है। मूवमेंट होती है उसके पीछे आप क्या देखते हैं? लिटरेसी देखते हैं या कानून की समझ को नहीं देखते? क्या आप कारण मानते हैं इस चीज? सर अभी जैसे असम में एनआरसी हुआ उसमें बहुत तरह के चैलेंजेस को देखा गया, तो जैसे वहाँ के एक सीएम भी थे और एक्स आर्मी वेटरन भी थे जो एनआरसी के लिस्ट से बाहर थे। यस सर, और जो इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है, these are technical problems, 1 or 2 problems that will sort out later। मतलब सर, ये मुझे विरोध लगता जो है है वो इलिटरेसी के कारण था या कानून की समझ के ना होने का, ये पूछा। नहीं सर, अगर हम इसके पीछे रीज़न को देखें तो इलिटरेसी या कानून का समझ नहीं होना इसको नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूशंस इसमें जैसे इन्वॉल्व थे, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया जो अभी वर्ल्ड इंडिया के रैंकिंग में नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। तो तीसरा कारण होगा जेएनयू भी है, तो ये भी सेकंड नंबर की यूनिवर्सिटी है, तो ये लोग इन्वॉल्व थे। आप क्या कारण मानते हैं इसमें? सर इसका मैं कारण उतना समझ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि एक अच्छा स्टेप है। ठीक।